देखिए शाम 7:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। खबर की आपाधापी में कोई खबर न जाए छूट। हम उठाते हैं खबरों और मुद्दों पर पड़ी धूल, क्योंकि हम बनाते हैं खबरों के अंदर की खबर। समस्या का अभी हमें 7 महीने हो गए हैं, अभी तक क्यों नहीं निदान हो रहा है? हम लोग इंसान हैं कि जानवर हैं? इसीलिए हर खबर पर चैनल 1 रखता है अपनी पैनी नजर। सीरीज का फाइनल अभी बाकी। लेकिन महाजंग से पहले आपस में ही भिड़े कोहली और रोहित। टक्कर देखिए शाम 7:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। नमस्कार, खास बातों का स्वागत है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो लास्ट डिसीजन है उसको तो मानना है ही सबको, और मानेंगे। कोई अपराध नहीं किया है, कोई गलत नहीं किया है, तो न मन में कोई कमजोरी रहती है, न कोई अपराध बोध रहता है। मैं कोई शंकर तो हूँ नहीं कि नीलकंठ बन जाऊं। सारा अमृत मुलायम सिंह भी पी ले और विष जो है मेरे गले में आ जाए। देखिए खास बात हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजमोहन सिंह के साथ हर रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। नमस्कार, यूपी स्पेशल में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले एक निगाह डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री का हुआ पर्दाफाश। गाजियाबाद स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने सुनाया फैसला, माता पिता दोषी करार। लखनऊ में समाजवादी पार्टी की मंथन बैठक में लिया गया फैसला। 14 दिसंबर लखनऊ में होने वाली महारैली टली। मुलायम सिंह करने वाले थे रैली, लखनऊ में महारैली। मऊ में पूर्व जनरल वीके सिंह की सियासी सभा का घमासान। मोदी की तारीफों के बांधे पुल, तो जनता को दी सही सरकार चुनने की सलाह। संगम नगरी इलाहाबाद में 44वीं राष्ट्रीय बहुभाषी नाट्य लोक प्रतियोगिता का आगाज। 10 दिनों तक कैट में चलेगी प्रतियोगिता। देश भर के 16 राज्यों में से आए 2500 रंगकर्मी दिखाएंगे 16 भाषाओं में नाट्य और लोक नृत्य। और मैनपुरी में चचेरे भाई ने अपनी ही 13 साल की बहन के साथ किया रेप। खुलेआम घूम रहा है अपराधी, पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई। देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री का खुलासा हो गया। आखिरकार आरुषि को इंसाफ मिल ही गया। गाजियाबाद की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है कि आरुषि का कातिल कोई और नहीं बल्कि आरुषि के माता पिता डॉक्टर राजेश तलवार और निपु तलवार ही हैं। दोनों को आरोपी यानी कि दोषी करार दे दिया गया है। देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री में आखिरकार इंसाफ का वक्त आ ही गया। कौन है आरुषि का कातिल? कैसे हुई आरुषि की हत्या? किसने हेमराज को मारा? कौन हेमराज की लाश राजेश तलवार के घर की छत पर ले गया? और सबसे बड़ा सवाल कि आरुषि हेमराज के कत्ल का मकसद क्या था? इन सारे सवालों का जवाब अब दुनिया के सामने आ गया है। जी हां,
आज ममता का सही मायनों में कत्ल हुआ है। गाजियाबाद के स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है कि आरुषि हेमराज की हत्या किसी और ने नहीं, बल्कि उसके अपने ही माता पिता राजेश और नुपुर तलवार ने की है। 12 नवंबर को बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने इस केस में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, लेकिन आज कोर्ट ने आरुषि को इंसाफ दिया है। आपको बता दें कि क्या हुआ था आरुषि हेमराज के साथ। हत्या नोएडा के जलवायु विहार के फ्लैट नंबर L32 में 15 मई 2008 की रात की गई थी। रात के 12 से 1 बजे के बीच आरुषि और हेमराज की हत्या हुई। आरुषि का शव अगले दिन कमरे में और हेमराज का दूसरे दिन छत पर बरामद हुआ। कातिल ने तेज वार किए। गले पर वार के बावजूद आरुषि की आवाज नहीं निकली। हत्या के बाद आरुषि के कमरे में रखा मोबाइल फोन और कंप्यूटर रात 1 से 4 बजे के बीच कई बार इस्तेमाल किया गया। 2 लोग ही घर में थे। सुबह जब घर में नौकरानी आई तो दंपत्ति बेटी की मौत के बारे में उसे बताते हैं। वहीं पुलिस भी सुबह जल्दबाजी में घटनास्थल को छोड़ हेमराज को खोजने के लिए बाहर निकल गई। एक दिन बाद जब रिटायर्ड डीएसपी के गौतम छत पर गए तो हेमराज का शव पड़ा था। फिर तो आरुषि हेमराज की हत्या एक गुत्थी बन गई। यह हत्याकांड इतना उलझा हुआ था कि देश की नजर लगातार इस केस पर बनी रही। पहले नोएडा पुलिस और फिर सीबीआई की 2 टीमों ने इस केस की जांच की। मामले में सनसनीखेज मोड़ उस वक्त आया जब सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को सीबीआई कोर्ट ने राजेश और नुपुर के खिलाफ चार्जशीट में बदल दिया। इसके बाद सीबीआई कोर्ट में बहस का लंबा दौर शुरू हुआ। सीबीआई ने कोर्ट के सामने दलीलें देकर ये साबित करने की कोशिश की कि इस दोहरे हत्याकांड को तलवार दंपत्ति ने ही अंजाम दिया था, जबकि राजेश और नुपुर सीबीआई की हर दलील को गलत साबित करने में जुटे रहे। आरुषि केस में फैसले का वक्त आने में 5.5 साल का वक्त लगा तो तलवार दंपत्ति अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांग रहे थे। उन्होंने कानून की बारीकियों का इस्तेमाल कर इस केस को लंबा खींचा। इस हत्याकांड से जुड़े मामले इस अदालत से उस अदालत में चलते रहे और केस खिंचता ही रहा। आइए आपको बताते हैं कि आखिर क्यों इस केस में फैसले का दिन आने में 5.5 साल लग गए। देश के कानून में कितने पेच हैं, केस अटकाने के कितने मौके हैं, जांच एजेंसियों में कितना टकराव है। आरुषि हेमराज हत्याकांड इसका भी सबसे बड़ा गवाह है। लेकिन आरुषि को इंसाफ मिलने में इतनी देरी के लिए भी वही जिम्मेदार हैं जो पहले ही दिन से बेटी के लिए इंसाफ मांग रहे थे। डॉक्टर राजेश और नुपुर तलवार। इस केस को लटकाने के लिए आखिरी मौके तक दोनों ने कानूनी दांव पेचों का जमकर सहारा लिया और आखिरकार उस मासूम की जीत हुई जो पिछले 5.5 साल से न्याय की राह देख रही होगी। शाहिस्ता सैफी, चैनल 1 न्यूज। तो इसी खबर पर हमारे संवाददाता गाजियाबाद से हमारे साथ आर.के. रावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आर.के., सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिरकार जो मर्डर मिस्ट्री थी वो सुलझ ही गई। उस वक्त जब सजा सुनाई गई तो उस वक्त राजेश तलवार और जो उनकी बीवी थी नुपुर तलवार, उनके क्या रिएक्शंस थे, किस तरह के हाव भाव थे? देखिए, जिस समय अदालत में इनके खिलाफ जब सजा सुनाई गई और जिस समय अदालत ने कहा कि इनको इस मर्डर मिस्ट्री में दोषी करार दिया जाता है, तो इनकी जो हालत थी वो इनके आंखों से आंसू निकल पड़े। ये सर पकड़ के नीचे बैठ गए और अपना रोने लगे। वहाँ जो नुपुर तलवार ने ढांढस भी बंधाया इनको, लेकिन वो राजेश तलवार लगातार वहाँ रोते रहे। फिर रोने के बाद उन्होंने कहा कि जो काम मैंने नहीं किया है उस काम की अगर मुझे सजा मिली है तो मैं इसके लिए आगे भी जाऊँगा, आगे हाई कोर्ट भी जाऊँगा, सुप्रीम कोर्ट भी जाऊँगा, क्योंकि जो मैंने नहीं किया उसकी सजा मुझे मिली है। तो ये कुछ इस तरीके का जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी कुछ इस तरीके की थी, क्योंकि वो उनको जब सुबह आए, दोपहर में आए थे यहाँ कोर्ट के अंदर, तो उनको उनकी बॉडी लैंग्वेज को देख के लग रहा था कि काफी हताश है। उनको लग रहा था कि उनके खिलाफ ही पूरा मामला जाएगा और उनकी जो गर्दन थी वो जरूर नीचे लटकी हुई थी, आंखें जरूर नीचे लटकी हुई थी और उनके चेहरे पर शून्य था लगभग। तो हमें लग रहा था
हालांकि आज जो है इनके खिलाफ जब फैसला जाएगा तो उसके बाद कुछ ऐसी ही प्रतिक्रिया आने वाली है। जी और के आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिन धाराओं में इनको दोषी करार दिया गया है और कल जिस तरह से फैसला सुनाया जाएगा, क्या कहा जाता है कि कौन सी सजा हो सकती है, क्या ज्यादा से ज्यादा सजा का क्या प्रावधान हो सकता है? देखिए इन पर जो धाराएं लगाई गई उसमें 302 जो हत्या की धारा है, इसके अलावा 120 भी जो आपराधिक षड्यंत्र रचने की धारा है, इसके अलावा जो 201 और डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस है, जो सबूत मिटाने की धारा है, इसके अलावा जो 203 है जो सबूतों से छेड़छाड़ करने की, इनको इधर उधर करने की जो धारा है, इसके अलावा जो 34 कॉमन इंटेंशन ऑफ क्राइम। तो इन सारी अगर धाराओं को अगर देखा जाए तो 302 में जो मृत्युदंड से लेकर उम्र कैद तक है और 120 भी में 5 से लेकर 7 साल तक की सजा है। इसके अलावा जो 201 में 3 से लेकर 5 साल की सजा है और 203 में 5 और से लेकर 10 साल तक की सजा है। इसके अलावा जो 34 जो कॉमन इंटेंशन ऑफ जो क्राइम है वो दो धारा लगाई गई। अगर इन पूरी धाराओं को देखा जाए तो 302 जो सबसे बड़ी धारा, अगर इनमें सब में अलग अलग सजा भी सुनाई जाए तो वो सजा इनके पैरेलल ही चलेगी, मृत्यु जो इसकी 302 की धारा के तहत ही चलेगी। इसमें जो अगर ये मामला पूरा रेयरेस्ट एंड द रेयर की श्रेणी में आता है तो जरूर इसको जो है इसमें मृत्युदंड दिया जा सकता है, लेकिन अभी अदालत ने ऐसा कोई जो साफ नहीं किया है कि ये मामला रेयरेस्ट एंड द रेयर है, तो हो सकता है कि इनको कल उम्र कैद की सजा सुनाई जाए। जी आर के, अगर इस पूरे मर्डर मिस्ट्री को देखा जाए तो सीबीआई भी काफी उलझी रही और सीबीआई की कार्रवाई पर भी कहीं ना कहीं, कार्यशैली पर भी सवाल उठते हैं, लेकिन आखिरकार सीबीआई कहीं ना कहीं राहत की सांस ले रही है कि उन्होंने इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझा लिया है। जी बिल्कुल ललित, देखिए जिस समय सीबीआई के पास ये पूरा मामला आया था उस समय सीबीआई के पास जो एविडेंस के नाम पे कुछ भी नहीं था। जो भी एविडेंस जब उन्होंने उठाए उनके घर से तो दोबारा जो बिल्कुल खून के धब्बे सूख चुके थे वो वहां से उठाए। इसके अलावा जो जो कपड़े थे वो वहां से उठाए, जो स्लाइवा था इसका जो लिया गया था इसका आरुषि का, वो भी इनको पूरी तरीके से नहीं मिला, उसमें भी कोई छेड़छाड़ की गई थी। इसके अलावा कुछ और जो भी एविडेंस थे उनको बिल्कुल खत्म कर दिया गया था। लेकिन जो सरकमस्टेंसेस जो बता रहे थे कि एक घर के अंदर जिसमें अंदर से कुंडी लगी हुई थी, ऊपर जो छत का जो दरवाजा था उसमें ताला लगा हुआ था, ना कोई अंदर आया ना कोई बाहर गया। अंदर 4 लोग थे, 4 में से 2 की मौत हो जाती है और 2 लोग अंदर हैं। तो ये पूरे सरकमस्टेंसेस इन्हीं की तरफ इशारा कर रहे थे कि इन्होंने ही हत्या को अंजाम दिया है, पूरा षड्यंत्र करके इन्होंने हत्या को अंजाम दिया। इसके बाद जो है इन्होंने पूरे सबूतों के साथ छेड़छाड़ की है, सबूतों को नष्ट किया है और सबूतों को नष्ट करने के बाद इन्होंने जब ये सुबह ये मामले को खुलासा हुआ तो इन्होंने आरुषि के मर्डर का इल्जाम जो है वो हेमराज के सर पर लगाया। तो 203 जो धारा जब इन पे इसीलिए लगाई गई है। तो ये पूरा जो मामला था ये उस समय पूरा इन्होंने दिग्भ्रमित करने की कोशिश की, इसको पूरा भटकाने की कोशिश की, पुलिस को भी भटकाने की कोशिश की, सीबीआई को भी भटकाने की कोशिश की, खुद को लगातार निर्दोष बताते रहे। लेकिन अब जब साक्ष्यों के आधार पे और जो सीबीआई ने एविडेंस यहाँ प्रस्तुत किए हैं, एविडेंस के बाद जो साक्ष्य जो साक्ष्य जो यहाँ रखे हैं उसके आधार पे ये दोनों दोषी करार दिए गए और कल इनकी सजा पर फैसला होगा। जी आर के, सीबीआई की कार्यशैली पर सवाल इसलिए भी उठता है कि कहां वो इसकी क्लोजर रिपोर्ट उन्होंने सौंप दी थी कि हमें कोई सबूत नहीं मिला। हालांकि खुद अदालत ने संज्ञान लिया और कहा कि नहीं, इसकी फिर से जांच की जाए। और अब जिस तरह से सर्कमस्टेंशियल के आधार पर उनको दोषी पाया गया है, क्या लगता है कि सीबीआई ने वो तमाम ऐसे सबूत पेश कर दिए हैं ताकि कड़ी से कड़ी सजा मिल सके दोषियों को? देखिए ललित, मैं आपको बता दूं कि ये कोई पहला मामला नहीं है जो सरकमस्टेंसेस के आधार पे जो है किसी को सजा सुनाई गई है। इससे पहले भी पंजाब में एक ऐसा मामला हुआ था कि जब एक मर्डर हुआ था एक लड़की का घर के अंदर और उसके घर में जो पिता मौजूद थे, ना कोई अंदर गया था ना बाहर आया। उसमें भी कोई सबूत जो है पुलिस के पास नहीं था। उस समय भी सरकमस्टेंसेस के आधार पे ही जो ये सजा सुनाई गई थी। तो ये कोई पहला मामला नहीं है। इसमें जो पूरी जो सीबीआई ने पूरी ताकीद की है, पूरी जो जांच की है, पूरी जो इंटरोगेशन किया है, जिन नौकरों के नाम आए, जिन लोगों के नाम आए, उन लोगों से इंटरोगेशन किया है। तो इंटरोगेशन में कुछ खास निकल गया, क्योंकि किसी भी केस को खोलने के लिए उसका मोटिव का पता होना जरूरी है। मोटिव बिल्कुल क्लियर नहीं था, लेकिन जब इसके मेल को स्टडी किया गया, मेल को एग्जामिन किया गया, तब उसमें पता पड़ा कि ये आरुषि जो थी ये सेक्स हैबिचुअल थी और इसके जो रिलेशन है वो हेमराज से हो गए थे। इसी नाजायज संबंधों के कारण जो है इसकी हत्या की गई हो, क्योंकि इसके जिस समय हत्या की गई वो 12 बजने में कुछ समय बाकी थे, लेकिन उसके बाद
बाद जो है, जो उसके दोस्त का जो 11:30 बजे फोन आया तो उससे आरुषि से बात होती है, लेकिन 12 बजे जब वो फोन करता है तब फोन की घंटी जाती है, फोन उठता नहीं है। उसके बाद जब दोबारा फोन करता है तो फोन कट कर दिया जाता है, स्विच ऑफ कर दिया जाता है। तो उसके बाद 12:30 बजे आरुषि का जो कंप्यूटर था उसके डोमेन को लॉग ऑफ किया जाता है। तो ये किसने किया? जब 12 बजने में 5 मिनट पर उसकी मौत हो गई तो 12:30 बजे लॉग ऑफ कैसे कर दिया गया? अंदर सिर्फ 2 ही लोग मौजूद थे, 2 तो मर गए थे, 2 ही लोग मौजूद थे जो ये कर सकते थे। तो पूरा सरकार मिशन इन्हीं की तरफ इशारा करता है और इसी वजह से इनको ये कन्विक्ट किया गया है। आरके, क्या कहना था बचाव पक्ष के वकील का, जो राजेश तलवार और नुपुर तलवार के जो वकील हैं, उनका क्या कहना था कि वो किस तरह से अब अगली जो ऊपरी अदालत है उसमें अपील करेंगे? कुछ कहा उन्होंने कि वो आगे जाएंगे इस केस को लेकर? कि उन्होंने ये कहा है कि कल हम अदालत का फैसला हम देखना चाहेंगे कि कल क्या फैसला देती है, क्या उम्र कैद की सजा सुनाती है या फिर मृत्युदंड की सजा सुनाती है, तो उसके बाद ही वो आगे की अपनी कार्रवाई करेगा। लेकिन राजेश तलवार ने जरूर अदालत में ये कह दिया है कि उनके साथ अन्याय हुआ है, वो आगे का रास्ता जरूर देखेंगे और आगे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी मूव करेंगे। तो आगे उनकी जो कार्रवाई होगी वो जरूर जो है हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने की होगी, कि सजा कम करवाने की होगी या अपने आप को इस केस से बाहर निकलने की होगी। क्योंकि उनका ये कहना है कि अभी तक इस केस में सीबीआई के पास कोई भी एविडेंस ऐसा नहीं है कि जिसपे वो साबित कर सके कि वो ये हत्यारे हैं, और ना ही इनके पास जो हत्या में प्रयुक्त हथियार हैं, जो दोनों गोल्फ स्टिक है, इसके अलावा जो डैगर जो बता रहे हैं, इसके अलावा जो सर्किल नाइफ है, वो भी सीबीआई के पास नहीं है। तो वो यही लगातार कह रहे हैं कि सीबीआई के पास कोई ऐसा सबूत नहीं है कि जिससे वो इनको हत्यारा साबित कर सके, इसलिए वो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का भी मूव करेंगे। जी ललित। आगे जिस तरह से अगर गोल्फ स्टिक की बात की जाए और राजेश तलवार की गोल्फ स्टिक का गुम होना फिर अचानक मिल जाना, यह भी कहीं ना कहीं उनके खिलाफ गया है। जी बिल्कुल ललित, देखिए जिस समय जो आरुषि के सर पे और हेमराज के सर पे जिस तरीके का वार पाया गया, फॉरेंसिक रिपोर्ट में वो आया है कि वो वार यू और वी शेप में था, और गोल्फ स्टिक का भी जो साइज होता है वो यू और वी शेप का ही होता है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो राजेश तलवार हैं, गोल्फ के बहुत शौकीन थे, बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, और जो इन्होंने कहा कि उसका जो हत्या जो है वो किसी खुकरी से की गई है, लेकिन खुकरी का वार होता तो वो बिल्कुल अंदर की तरफ होता, घना होता, लेकिन वो सिर्फ गोल्फ स्टिक का ही वार था, जो कि वो यू और वी स्टिक का था। तो इसके बाद इन्होंने जो गोल्फ स्टिक को वहां छुपा दिया, इसको जो कहीं और जो दबा दिया, तो वो जो सीबीआई उसमें लगातार जो उसमें इन्वेस्टिगेशन में लगी रही। लेकिन जो वो जो कहानी गढ़ी गई कि इसको जो है कि डैगर से या फिर किसी खुकरी से मारा गया, तो वो कहानी बिल्कुल गलत थी, जो तभी इनके ऊपर 201 के तहत कार्रवाई की गई है। जी आगे सवाल ये भी उठता है, हालांकि अब कोर्ट ने ये फैसला सुना दिया है कि माता पिता ही दोषी है, इन्होंने कत्ल किया, सजा का ऐलान कल होगा, लेकिन सवाल उठता है कि क्या इंसान इतना जालिम हो जाता है कि वो अपने ही बच्चे का कत्ल कर दे? देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो है वो मीडियम से हाई मतलब रिच टाइप के लोग थे, और इस स्टेज पे या इस लेवल पे कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि ये लोग किसी अपने बराबर वाले से अपने रिलेशन को ये स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन किसी नौकर से अपनी बेटी के रिलेशन को इनको स्वीकार ना कर पाया हो, जो साइकोलॉजिकली जो इनके दिमाग में आया और उस समय इनको गुस्सा आया, और यही एक वजह हो सकती है कि आरुषि और हेमराज की हत्या करना। क्योंकि जो सबसे पहले जो मामला जब नोएडा पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया था, तो उन्होंने कहा था कि वाइफ सर्फिंग का पूरा मामला, ये पूरा वाइफ सर्फिंग का पूरा खेल है, और इस खेल में राजेश तलवार और इनके कई और दोस्त जो है अपनी अपनी पत्नियों को बदलते हैं। तो ये जो है ये आरुषि जानती थी, आरोपी को भी ये चस्का लग गया होगा, और वही जब इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी आया कि ये शख्स हैबिचुअल थी, तो इसके बाद इससे हेमराज से रिलेशन जो हो गए होंगे, और यही एक कारण रहा कि इसने देख लिया होगा 12 बजे करीब जब इनको देखा होगा, जब ये डोमेन बंद करने गए होंगे, तो उस समय इसने देखा होगा कि ये जो है पूरे किसी की गलत अवस्था में है, और गलत अवस्था के बाद ही इसको गुस्सा आया होगा, और इसने गुस्सा होने के बाद इनका मर्डर किया, मर्डर करने के बाद डोमेन को बंद किया, और वहां बैठ के शराब पी, और शराब के बाद पीने के बाद पूरे एविडेंस सवाल जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं ये जो एक हालात बने और इस हालात में इस तरह का कत्ल हुआ, लेकिन घर में 2 कत्ल होते हैं और घर वालों को पता नहीं चलता। और दूसरा सवाल यह है कि हेमराज की अगर हम बात करें तो इन्होंने काफी सबूतों को मिटाने की कोशिश की, और दूसरे दिन ये कहा कि हमारा नौकर गायब है, जबकि नौकर की लाश कहीं ना कहीं छत पर पड़ी थी।
जी बिल्कुल, जब सुबह जब हुआ, जब इनकी नौकरानी भारती आई, भारती ने कहा कि गेट खोलो, उन्होंने कहा कि गेट बाहर से बंद है, अब मैं अभी चाबी देखती हूँ, वो हेमराज दूध लेने गया हुआ है, हो सकता है कि वो बाहर से कुंडी लगा गया हो। तो जब भारती जब दोबारा लौट के आई तब भी गेट अंदर से बंद था, उसने कहा कि मैं चाबी फेंकती हूँ, उसने जैसे ही गेट को धक्का मारा वो गेट खुल गया। तो मतलब गेट अंदर से बंद था, और अंदर आने के बाद जब उसने देखा तब इसने सबसे पहली भारती ही थी जिसको नुपुर ने कहा कि मेरी बेटी का हेमराज कत्ल करके भाग गया है, और ये उसने तब हल्ला मचाया, तब पुलिस आई, तब इन्वेस्टिगेशन किया। दूसरे दिन जब छत को सर्च किया गया तो छत के रखे कूलर में हेमराज की बॉडी जो है गद्दे से लिपटी मिली। तो जब ये हेमराज की बॉडी गद्दे से लिपटी मिली तब ये कंफर्म हुआ कि हेमराज ने कत्ल नहीं किया है। पहले हेमराज के खिलाफ मामला हत्या का मामला दर्ज किया गया था। तो उसके बाद फिर ये पूरा हो गया, आखिर ये आरुषि और हेमराज के कत्ल का मोटिव क्या है और किसने किया। तब ये पूरी इन्वेस्टिगेशन हुआ। तब 5 से 6 दिन के इन्वेस्टिगेशन के बाद नोएडा पुलिस ने इसको राजेश तलवार और नुपुर तलवार को दोनों को गिरफ्तार किया, और उन्होंने कहा कि यही दोनों हत्यारे हैं। और 8 दिन बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जो आईजी थे उन्होंने भी यही कहा कि ये पूरा खेल वाइफ स्वैपिंग का है, और वाइफ स्वैपिंग के बाद इन्होंने इसको जो है अंतरंग अवस्था में देख लिया था, इस वजह से मर्डर किया है। तो ये पूरा मामला उस समय खुल गया था, लेकिन उसके बाद इस मामले को भटकाने के लिए कई जो एविडेंस को डिस्ट्रैक्ट किया गया, एविडेंस को हटाया गया, मिटाया गया, हाई कोर्ट गए, कभी ये इस पे गवाही पे नहीं पहुंचे, कभी ये कोर्ट नहीं पहुंचे, कभी हाई कोर्ट से लंबित करवाया, कभी बचने की पूरी कोशिश की गई। तो पूरी तरीके जी आर के बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब कल पता चलेगा कि दोनों दोषियों को अदालत क्या सजा सुनाती है। फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। मेगा मॉल बनेगा, द बिगेस्ट इंडियाज एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं? कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हैं। जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे तो अपना कल बनते देखोगे। मुंह में रजनीगंधा, दिल में है दुनिया। हेलो, टूट नहीं रहा है क्या? अरे तोड़ कौन रहा है यार, 1 रुपया फंस गया मेरा। तोड़ना यार, 1 ही रुपया तो है। अच्छा 1 ही रुपया है, चल तू दे। मनुष्य को गुस्सा क्यों आता है? ये क्या है? बाबा जी का वीडियो 1 ही रुपए का है। देखो वीडियोस 1 रुपए में। 52010 पे कॉल करो, क्लिक करो, चूज करो, एंजॉय करो। 1 रुपए में शांति। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। सीरीज का फाइनल अभी बाकी। लेकिन महाजंग से पहले आपस में ही भिड़े कोहली और रोहित। टक्कर देखिए शाम 7:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी की मंथन बैठक की गई, जिसमें मुलायम सिंह, अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव भी मौजूद रहे, लेकिन पार्टी ने कोई बड़ा फैसला नहीं लिया। उम्मीद की जा रही थी कि कुछ लोगों के टिकटों में भी फेरबदल किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोकसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी पदाधिकारियों की इलाके में पकड़ और लोकसभा उम्मीदवारों की स्थिति की समीक्षा को लेकर भी पार्टी ने अभी तक चुप्पी साधी हुई है। उत्तर प्रदेश से सारी बड़ी पार्टियां, छोटी पार्टियां जो हैं, उन सबको किनारे करके अपने लोगों को वहां जिता के भेजेंगे। अधिकतम हिंदुस्तान के किसी राज्य से कोई भी पार्टी इतनी सीटें नहीं जीतेगी जितनी समाजवादी पार्टी की लखनऊ में होने वाली सबसे बड़ी रैली स्थगित कर दी गई है। रैली 14 दिसंबर को होनी थी, लेकिन बिना किसी वजह के रैली को स्थगित कर दिया गया। हालांकि रैली को लेकर तैयारियां जोरों पर थी, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता अंकित ने।
लखनऊ में समाजवादी पार्टी की चौथी बड़ी रैली आयोजित होनी थी, लेकिन एन प्रकरण आज पार्टी कार्यालय में हुई बड़ी बैठक में ये फैसला लिया गया कि 14 दिसंबर को होने वाली रैली को रद्द कर दिया गया। अभी समाजवादी पार्टी ने मत स्पष्ट नहीं किया है कि किन कारणों से रैली स्पष्ट की जा रही है, लेकिन बहरहाल जो सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है कि 14 दिसंबर को होने वाली बड़ी रैली सामाजिक न्याय रैली, जिसकी पूरी तैयारियां कर ली गई थी। आप बैनर पोस्टर में साफ दे सकते हैं किस प्रकार से अखिलेश सिंह यादव और जिसके संयोजक हैं गायत्री प्रसाद प्रजापति, इनकी तस्वीर लगी हुई है। पूरे लखनऊ में इस तरह की तस्वीरें लगी हुई है। 14 दिसंबर की पूरी तरह से तैयारियां की जा रही थी। समाजवादी पार्टी की तरफ से जो लक्ष्य दिया गया था कार्यकर्ताओं को, वो 10 लाख के आसपास का लक्ष्य दिया गया था। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने साफ कहा था कि ये जो लखनऊ में जो बड़ी रैली होनी है, इसमें लगभग अच्छी खासी भीड़ होनी चाहिए, क्योंकि जो आजमगढ़ और बरेली और मैनपुरी में जो रैली हुई है उसमें अच्छा खासा भीड़ जुटी है। ऐसे में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए ये चुनौती थी कि लखनऊ में 10 लाख के आसपास की भीड़ जुटा पाए, लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि किन कारणों से ये रैली रद्द की गई है, लेकिन तैयारियां पूरी कर ली गई थी। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ अंकित श्रीवास्तव, चैनल 1 न्यूज, लखनऊ। प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मेरठ के मोहद्दीनपुर में चीनी मिल का उद्घाटन किया, जिसका शुभारंभ हवन पूजन के साथ किया गया और साथ ही इस मौके पर यूपी सरकार के कई मंत्री भी मौजूद थे। किसानों और सपा सरकार के बीच चल रहे कलेश को दूर करने के लिए सरकार भी अब मुस्तैद दिखाई देने लगी है। दरअसल किसानों के चीनी मिलों को लेकर सपा सरकार से मतभेद सामने आने लगे थे। वहीं प्रशासन भी इस रवैये पर कड़ा रुख अपना रहा था, जिसके चलते किसानों ने कई जगह धरना प्रदर्शन भी किया और प्रशासन को अनिश्चितकालीन धरने पर जाने की धमकी भी दी। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस मतभेद को मिटाने के लिए पहला कदम उठाया है, जिसके चलते प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मेरठ के मोहद्दीनपुर में चीनी मिलों का उद्घाटन किया। इसके बाद हवन पूजन और नारियल तोड़ा। वहीं मशीनों में गन्ना डालकर मशीनों का शुभारंभ भी किया गया। इस मौके पर जेल मंत्री राजेंद्र चौधरी और श्रम एवं संयोजना मंत्री शाहिद मंजूर और कुछ स्थानीय नेता भी मौजूद रहे। हमारा काम है जमीन देना, हमारा काम है कोई विकास का कार्य आगे बढ़ाना। हमने एयरपोर्ट को भी जगह दी है, एम्स को भी जगह दी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट उसको भी जगह दी है, ड्राइविंग की एक इंस्टीट्यूशन, एक स्कूल बनने जा रहा उसको भी जगह दी है। तो विकास के काम पर हम लोग देरी नहीं कर सकते हैं। जो सहयोग सरकार की तरफ से होना चाहिए वो हम लोग कर रहे हैं। वहीं इस मुद्दे पर सियासी लपटें भी उठने लगी हैं, जिसके चलते बीजेपी ने ताला डालो अभियान शुरू करने की धमकी दी है, जिसके चलते बीजेपी ने पिराई सत्र शुरू न होने और गन्ना समर्थन मूल्य में वृद्धि नहीं किए जाने के विरोध में 26 नवंबर से जिला गन्ना अधिकारियों के दफ्तरों और बंद मिलों पर धरना प्रदर्शन करके ताला डालो अभियान की शुरुआत करने की धमकी दी है। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री ने मिल मालिकों की जायज परेशानियों का निपटारा करने का आश्वासन दिया है। उनका कहना था कि चीनी मालिकों और किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए सरकार उचित फैसला लेगी। किसानों की समस्या को देखते हुए मिलें चलाए जाना बेहद जरूरी है। पिराई के काम में किसी भी तरह की देरी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगी। वहीं समारोह के दौरान अखिलेश यादव ने एम्स अस्पताल, एयरपोर्ट और संस्थानों के लिए जमीन देने की बात भी कही है। वहीं अखिलेश ने जनता के दिल में अपनी जगह बनाने की पूरी कोशिश की। अखिलेश का कहना है कि सरकार विकास के कामों के लिए देरी नहीं करती। सरकार विकास कार्यों के लिए जो कर सकती है वो जरूर करेगी। सीएम ने यह भी कहा कि मेरठ और करनाल रोड पर भी न्यू मॉडल के रूप में काम चलने वाला है और प्रदेश सरकार केंद्र सरकार से भी इस मुद्दे पर बातचीत करेगी।
शाइस्ता सैफी, चैनल 1 न्यूज। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। अगर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी, आइए। वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए, आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। सीरीज का फाइनल अभी बाकी। लेकिन महाजंग से पहले आपस में ही भिड़े कोहली और रोहित। टक्कर देखिए शाम 7:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। राजनीति के बदलते चेहरे, सत्ता का नया समीकरण, भावनाओं की आंधी से लोकतंत्र में विश्वास ढूंढती जनता, खबर की असल हकीकत पर जिम्मेदारी के साथ हर खबर है यहां खास, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पैनी नजर। हम हैं चैनल 1 न्यूज, खबरों का 1 नंबर चैनल। सीरीज का फाइनल अभी बाकी। लेकिन महाजंग से पहले आपस में ही भिड़े कोहली और रोहित। टक्कर देखिए शाम 7:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी, आइए। वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए, आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सच्चाई से सरोकार रखते हैं हम। हर खबर को खबर में जिंदा रखते हैं हम। हर मुद्दे पर समय से लड़ते हैं हम। देश की खबर का सच है हम, क्योंकि हम हैं चैनल नंबर 1। नमस्कार, खास बातों का स्वागत है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो लास्ट डिसीजन है उसको तो मानना है ही सबको, और मानेंगे।
कोई अपराध नहीं किया है, कोई गलत नहीं किया है, तो न मन में कोई कमजोरी रहती है, न कोई अपराध बोध रहता है। मैं कोई शंकर तो हूँ नहीं कि नीलकंठ बन जाऊं। सारा अमृत मुलायम सिंह जी पी ले और विष जो है मेरे गले में आ जाए। देखिए खास बात हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजमोहन सिंह के साथ हर रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। खबर की आपाधापी में कोई खबर न जाए छूट। हम उठाते हैं खबरों और मुद्दों पर पड़ी धूल, क्योंकि हम बनाते हैं खबरों के अंदर की खबर। समस्या का अभी हमें 7 महीने हो गए हैं, अभी तक क्यों नहीं निदान हो रहा है? हम लोग इंसान हैं कि जानवर हैं? इसीलिए हर खबर पर चैनल 1 रखता है अपनी पैनी नजर। सीरीज का फाइनल अभी बाकी। लेकिन महाजंग से पहले आपस में ही भिड़े कोहली और रोहित। टक्कर देखिए शाम 7:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। अच्छा स्टॉप फिजिटिंग। शगुन का 1 रुपया नहीं रखा? हाँ? मारूंगी। चलो कंग्रेचुलेशन कंग्रेचुलेशन। शगुन का 1 रुपए का ही है। देखो वीडियोस 1 रुपए में 52010 पे कॉल करो, क्लिक करो, चूज करो, एंजॉय करो। 1 रुपए में सुपर हिट। अगर बदलनी है दिल्ली की तस्वीर, लाना है राजधानी में सुशासन, तो दीजिए जनता दल यूनाइटेड को मौका। साबिर अली के नेतृत्व में होगा दिल्ली का विकास। दिल्ली में भी लाएं नीतीश का सुशासन। तीर पर दबाएं बटन। नमस्कार, चैनल 1 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ में हूं सिद्धार्थ और हमारे खास कार्यक्रम जनता मांगे हिसाब के अंदर आज हमारी टीम पहुंची है तुगलकाबाद, जहां हम जानने की कोशिश करेंगे कि कितने विकास यहां पर हुए और क्या है जनता की परेशानी, क्योंकि जनता अब इंसाफ नहीं हिसाब चाहती है। क्योंकि चुनावी वादे किस हद तक निभाए जाते हैं या निभे हैं ये तो जग जाहिर है। ऐसे में जनता चाहती है तो बस हिसाब। जी हां, जनता मांगे हिसाब। जी हां, जनता मांग रही है हिसाब, और यह हिसाब आखिर किस तरह से दिया जा रहा है या दिया जाएगा या देने की कोशिश की गई, इस पर लगातार हम बात करेंगे। तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र की आज हम बात करेंगे। दिल्ली का एक बहुत अहम इलाका, बहुत अहम विधानसभा क्षेत्र इस लिहाज से भी हो जाता है क्योंकि जैसे जैसे चुनाव अभी पास आते जा रहे हैं, मतदान का दिन पास आता जा रहा है, बहुत ज्यादा जरूरी होता जा रहा है एक एक विधानसभा के अंदर। तमाम विधानसभा क्षेत्रों की हम बात कर चुके हैं दिल्ली के अंदर, और ये एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां पर हर ओर से कांग्रेस अपने कोशिश करेगी कि इस सीट को हथिया लिया जाए और अपने पास बरकरार रखा जाए। वहीं भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो तुगलकाबाद भारतीय जनता पार्टी के लिए दूर की कौड़ी रहा है। इस पूरे परिप्रेक्ष्य के अंदर अगर हम बात करते हैं तुगलकाबाद क्षेत्र की, तो यहां पर जनता की वही बुनियादी समस्या तस्वीरों के जरिए हम बताने की आपको कोशिश कर रहे हैं। जरा नजर डालिए इन तस्वीरों के ऊपर, और ये तस्वीरें कमोबेश
तब ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं जब चुनाव आते हैं। और ये तस्वीरें न सिर्फ जनता के लिए, आपके लिए, बल्कि उन नेताओं के लिए भी बहुत जरूरी है जो देखें, समझें और जो 5 साल उन्होंने किया उसका हिसाब अब मांगने का, और हिसाब जनता मांगेगी और हिसाब देने का वक्त आ चुका है। पर क्या कह रही हैं ये तस्वीरें, जरा इस पर हम देखते हैं। किस तरह से तुगलकाबाद आगे बढ़ा, किस तरह से तुगलकाबाद के अंदर तमाम चीजें रहीं, क्या बुनियादी स्तर पर विकास वहां हो पाया, जो वादे किए गए थे क्या वो वादे पूरे किए गए? ये ऐसे कुछ सवाल हैं जिनका जवाब लगातार मांगने की कोशिश होती रहती है। और ऐन मौके पर तब जब नेताजी से हिसाब मांगा जाता है तब या तो बगले झांकते हैं या फिर हिसाब देने में पीछे भी रह जाते हैं। पर अगर हम तुगलकाबाद की बात करें तो इस स्थिति के अंदर बुनियादी समस्याएं यहां पर जैसे दिल्ली के अंदर रही हैं हर जगह, वहां पर भी रही हैं तुगलकाबाद के अंदर। पानी की समस्या ये एक ऐसी समस्या है जो कमोबेश पूर्वी दिल्ली हो, उत्तरी दिल्ली हो, हर जगह रहती ही है। यहां भी वही परेशानी है। पानी की बात यहां पर आ जाती है। पानी के अलावा साफ सफाई की बात हम करते हैं कि साफ सफाई, और साफ सफाई जो है वो बड़ा बुनियादी शब्द भी है और बुनियादी एक सुविधा भी है जो जनता मांगती है। पर तस्वीरें जिस तरह से हमें दिखा रही, साफ सफाई उस स्तर पर यहां पर नहीं दिख रही है। खैर चुनाव का वक्त है, इस टाइम भी अगर करा दी होती साफ सफाई तो भी ठीक होता, पर यह देखने को नहीं मिल रहा है। इसके अलावा सड़कें, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी हम बार बार बात करते हैं, जिसकी जरूरत हर उस आम इंसान को होती है जो वोट डालने जाता है, जो वहां रहता है। बहुत ज्यादा अमीर जनता नहीं है, बड़े मध्यम स्तर के लोग यहां पर रहते हैं, या कहें उससे भी मध्यम स्तर से भी नीचे स्तर के लोग यहां पर रहते हैं जो कि वाकई वोट डालने जाते हैं। तो ऐसे में यहां विकास का पहिया कितना घूमा है, इस पर लगातार हम बात करते रहेंगे, आपको बताने की कोशिश करते रहेंगे। पर बुनियादी सुविधाएं जिसकी हम बात करते हैं, जिसमें सड़क आ गया, आपकी बिजली आ गई, पानी आ गया, ये 3 ऐसी चीजें हैं जिसको दरकिनार नहीं किया जा सकता। और दिल्ली जैसे शहर के अंदर जहां पर 70 विधानसभा क्षेत्र हैं, जहां पर ये तीनों चीजें बुनियादी तौर पर अपने आप में सवाल खड़े करती हैं वहां के विधायक के लिए। पर एक चीज और है, हम बात करते हैं एंटी इनकम्बेंसी की, एक लहर की हम बार बार बात करते हैं जो कांग्रेस के खिलाफ दिखती है, दिखाने की कोशिश की जाती है, बार बार बात की जाती है। पर एक चीज हमें यह ध्यान रखनी होगी कि एमसीडी के अंदर भारतीय जनता पार्टी है। तो बुनियादी चीजों की जहां बात आती है, जहां पानी की बात आ गई, अगर आपके क्षेत्र में पानी नहीं आ रहा या खराब पानी आता है, गंदा पानी आता है, समय से पानी नहीं आता है, तो ऐसे में कांग्रेस को सीधे कटघरे में खड़ा करना नहीं है, वहां पर कटघरे के अंदर भारतीय जनता पार्टी खुद खड़ी होती है। तो यह स्थिति कमोबेश दिल्ली के अंदर है और यह स्थिति भाजपा के साथ भी नजर आती है जब हम तुगलकाबाद की बात करते हैं। क्या तुगलकाबाद के अंदर जनता को वो सब कुछ मिला जिसकी उनसे बात की गई थी, जिसकी जानकारी उन्हें दी गई थी, जिसकी घोषणा उनको की गई थी? क्या वो चीजें पूरी हुई हैं? ये एक बड़ा बुनियादी सवाल है। पर तस्वीरें देखकर ये ऐसा लगता नहीं है कि बहुत बड़े पैमाने पर विकास हुआ हो, पर जो चीजें छूट गई थी शायद वो उस स्तर पर भी नहीं आ पाई है, ये भी एक बड़ी बात है। पर देखना होगा कि क्या तुगलकाबाद के अंदर समीकरण बदल पाते हैं। चलिए सीधे चलते हैं तुगलकाबाद की ओर, रुख करते हैं वहां का। हमारे साथी संवाददाता हमारे साथ आशिफ इकबाल जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि तुगलकाबाद का हिसाब आखिर कहता क्या है। आशिफ, ओवर टू यू, क्या हिसाब कहता है, क्या समस्याएं हैं और समस्याओं का जो हल है, समाधान है, वो आखिर पहुंचा कहां तक है? बिल्कुल सिद्धार्थ, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त मैं तुगलकाबाद में हूं। तुगलकाबाद नाम सुनकर ही आप समझ सकते हैं कितना ऐतिहासिक नाम है ये, लेकिन नाम के विपरीत यहाँ की स्थिति है। हम बहुत मुश्किल से यहाँ पहुंचे। आप समझ सकते हैं कि हमारा कार्यक्रम भी 5 मिनट लेट से हुआ, तो इसी की वजह से, क्योंकि यहाँ पे वक्त बहुत लग गया यहाँ पहुंचने में, सारे इंतजामात करने में बहुत दिक्कतें हुई यहाँ बहुत सारे। लेकिन यहाँ काफी मैं उनका सराहूंगा, जो पुलिस के तमाम कर्मी हैं, उन लोगों ने बहुत सहयोग किया हमारा, और उन लोगों ने चाहा कि यहाँ पे जो कार्यक्रम जो वस्तुत है वो बढ़िया से बीते। यहाँ आप देख सकते हैं कि भारी तादाद में यहाँ पे लोग मौजूद हैं। हम बात भी करते हैं जनता का और जनता की बात करते हैं, इसलिए हम तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ जो लोग बैठे हैं वो अपनी बात अपने अपने जरिए पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हम खुद चाहेंगे कि उनकी बात सीधे तौर पे उनके लोगों तक पहुंचे जहां की जिसको वो पहुंचाना चाहते हैं। ये देखिए, क्योंकि हम साफ कार्यक्रम हमारा है जनता मांगे हिसाब। आज ये तमाम लोग हिसाब मांगेंगे और अपने अपने प्रत्याशियों से। हमने सभी को कोशिश की थी कि सभी लोग यहाँ मौजूद हो, लेकिन बहुत कम लोग यहाँ मौजूद हुए, लेकिन हम उनसे ही बात करेंगे क्योंकि वो भी जनता के प्रतिनिधि हैं। सबसे पहले आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है, प्रबल कार्यकर्ता है, रविंद्र रावत जी हैं, सबीर भाई मुन्ना जी हैं जनता दल यूनाइटेड से, बिदुड़ी जी हैं लोक जनशक्ति पार्टी से, और इन लोगों से हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि हमारा कार्यक्रम है जनता मांगे हिसाब, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे तो सबसे बुजुर्ग से ही पूछ लेते हैं, कितना काम हुआ है आपके क्षेत्र में?
यहाँ विकास के नाम पे कोई काम नहीं है जी। और गुंडागर्दी इतनी बढ़ चुकी है, यहाँ का गरीब आदमी का जीना मुश्किल हुआ है। एक गरीब आदमी यहाँ जो है अपना मकान बनाना चाहता है, ऊपर से इन्होंने डीडीए वालों को इतना ला के बिठा दिया है। बीजेपी का कार्यकर्ता होगा तो उसका मकान बनेगा, और आम आदमी गरीब कोई मकान बनाना चाहेगा तो उसको डीडी वालों गुंडों से मकान को टुटवा दिया जाता है। स्कूलों की हालत देख लो, बच्चे बिगड़ रहे, हमारे तमाम कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं। यहाँ महिलाओं की संख्या भी बहुत है, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक सवाल और ले लेते हैं, उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे। आप बताएं कितनी परेशानियां हैं यहाँ? यहाँ पर परेशानियों की कोई कमी नहीं है जी, परेशानियां ही परेशानियां। ये बताओ जी सुविधा क्या है? सबसे पहले तो ये बताओ सुविधा क्या है? यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है जी। पिछले 7 सालों में कोई काम नहीं हुआ, गुंडागर्दी जबरदस्त रही है यहाँ पर। जो कितनी परेशानियां हैं यहाँ? ए से लेके जेड तक परेशानी है जी। गंदगी की परेशानी, पानी की परेशानी। आप सड़क से आए हो, अभी जिस सड़क से आए उसका हाल क्या है? 4-4 फुट 3-3 फुट के गड्ढे बड़े हुए हैं। ऐसे मकान मतलब प्लॉट है यहाँ पर, एमसीडी ने उसको पूरा घर बना दिया है। परेशानियों का अंबार है। हम सीधे कुछ कैंडिडेट से भी बात कर लेते हैं, परेशानियों का अंबार है। चलिए मुन्ना जी आपसे शुरुआत करते हैं। पहली बार आपकी पार्टी यहाँ चुनाव लड़ रही है, काफी दमखम के साथ यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लगता है कि इन लोगों की जो मांगे हैं, जो इन लोगों की डिमांड है, उनको कैसे पूरा करेंगे आप? हम जो इलेक्शन लड़ रहे हैं जेडीयू के टिकट पे, हम अपने तरफ से नहीं लड़े हैं। यहाँ के जितने भी मतदाता है, जितने भी लोग बैठे हुए हैं, इन सब लोगों के सहयोग से मैं खड़ा हुआ हूँ और उनके हिसाब से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। ये चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, ये जनता लड़ रही है मेरे लिए ये चुनाव। चलिए, लेकिन जनता लड़ रही है। चलिए जनता की बात कर रहे हैं। जनता यहाँ हिसाब मांग रही है, कैसे हिसाब किताब देंगे आप लोग? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा रविंद्र कि मैं लोक जनशक्ति पार्टी से हूं, लेकिन मैंने अपना समर्थन यहाँ पे बीएसपी उम्मीदवार सहीराम पहलवान जी को दिया है। हमारे यहाँ पे 5000 से ज्यादा मेंबर हैं और हमने इसीलिए दिया है उनको समर्थन, क्योंकि यहाँ इस क्षेत्र में कोई विकास का काम तो हो ही नहीं रहा है। साथ में यहाँ के जितने मुस्लिम भाई हैं उनके साथ आपकी भी कठिनाई समझ में आ रही है। साफ तौर पे कह रहे हैं कि विकास नहीं हो रहा है। आम आदमी पार्टी, जी हाँ, आम आदमी पार्टी पहली बार दमखम के साथ चुनाव में है, झाड़ू से कह रही है सबको सफाया कर देंगे। समस्याओं का सफाया कैसे होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं चैनल 1 वालों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इस इलाके में आके कम से कम हम गरीब आदमियों की समस्या सुनी। शुक्रिया। हाँ सर, समस्या सभी बता चुके हैं कि ए से जेड मतलब कोई बीच में शायद अल्फाबेट रह चुका हो जिसकी कोई गिनती हो। समस्याओं का ये, इस रोड की हालत देखिए, जो कि ये वीआईपी मतलब मेन इलाका आता है विश्वकर्मा का। इस रोड पे कोई अपनी बीबी को, बहन को, वो सब कुछ है। परेशानियां तो वहां गिना दी लोगों ने। देखिए परेशानियां गिना दी, हम परेशानियों के हल की बात आपसे कर रहे हैं। आप झाड़ू से परेशानियों कैसे दूर करेंगे? देखो, हम लोग पहली बार लड़ रहे हैं, ईमानदारी के साथ लड़ रहे हैं, और इसमें कोई कमी नहीं आएगी कि इस इलाके के अंदर विकास के लिए हम 24 घंटे लड़ेंगे और विकास करने में कोई कमी नहीं है। लड़ेंगे, ये कह रहे हैं विकास के लिए 24 घंटे लड़ेंगे। कैमरामैन राजू को बोलूंगा मैं, थोड़ा सा इधर आए, थोड़ा हम भी पता कर ले यहाँ कितना विकास हुआ है। आपने तो तमाम चीजें देखी है, बहुत सारे विधायकों को देखा होगा, 20 साल पहले से लगातार देखती चली आ रही है। कितना विकास हुआ है? अब बहुत गुंडागर्दी है। जो बड़े बड़े नेता हैं अपनी अपनी बात कहते हैं, दूसरों की नहीं सुनते। यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो जो है वो हम लोगों को कहते तुम्हारी वोट की कोई वक्त नहीं। इवन के हमारे 7 वोट हैं, कहते कोई वक्त नहीं। हमारे घर आएंगे लोग उनको भड़का देते, आने नहीं देते। अच्छा, अब ऐसी भी बात है क्या? आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है? हाँ, यहाँ पे कोई विकास नहीं है। हमारे बच्चे स्कूल जाने में बहुत परेशान हो जाते हैं। रोड टूटा हुआ है, पानी की बहुत सारी दिक्कत है, बच्चों को खेलने का कोई पार्क वर्क नहीं है। दिक्कतों का अंबार है। कुछ और लोग हैं, हम सीधे पूछेंगे उनसे, कितना दिक्कतों, कितनी परेशानी होती है? कितना परेशानी? बहुत परेशानी होती है, किसी तरह की विकास नहीं है, किसी तरह की सहूलियत नहीं है। अगर कहीं जाते हैं तो हमें परेशानी होती है। अगर कोई हालात हमारे सामने तो हमारे कोई राहबर को नहीं मिलते, कोई रहबर नहीं मिलते। साफ तौर पे कह रहे हैं लोग कि कोई रहबर नहीं मिलते हैं। यहाँ पे इनका कोई मसीहा नहीं है। रहबर बनने की कवायद करेंगे आप? जी हाँ, मैं रहबर बनने के लिए ही खड़ा हुआ हूँ और हम अपने भाइयों के कहने के हिसाब से ही खड़ा हुआ हूँ। ये लोग हमें पूरा समर्थन दे रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लोग हमें इलेक्शन जिताएंगे भी। इलेक्शन जीतना तो बात सही है, लेकिन क्या इनकी जो मांगे हैं, जो देखिए ये हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हम सच के साथ होते हैं। हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हम सच्चाई दिखाना चाहते हैं। हम सरोकार की बात करते हैं, चैनल 1 हमेशा सरोकार की बात करता है। इसलिए इस गड्ढे भरे जगह पे भी हम खड़े हैं, इसलिए क्योंकि हम दिखाना चाहते हैं कि वास्तविकता क्या है। क्या आप ये बात साफ कर रहे हैं? देखिए, हम आपको ये इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ वास्तविकता से परिचय कराना चाहते हैं। यहाँ पे लोगों के साफ साफ तौर पर जिस तरीके की स्थितियां हैं उसको हम दिखाना चाहते हैं। हम
आम लोगों की बात करना चाहते हैं, हम जनता जनार्दन की बात करना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ मौजूद हैं। तो क्या लगता है कि आप जनता की आवाज बनेंगे? आप बिल्कुल, मैं जनता के आवाज बनूंगा, जनता के कदम के साथ मिलाकर चल। आपसे ही पूछ लेते हैं, जनता की आवाज बिल्कुल जनता की आवाज बनेंगे। और यहाँ की जितनी भी इन नेताओं ने यहाँ प्रदूषण फैला चुके हैं, इस गुंडागिर्दी को हम लोग खत्म करेंगे। और यहाँ सीवर लाइनें नहीं है, गंगा जल के लिए तरस रहे, पानी के लिए तरस रहे। बदरपुर के अंदर भैंसे भी गंगा जल से नलाई जा रही हैं और यहाँ पे बूंद बूंद पानी के लिए। नेता ने प्रदूषण फैला रखा है, जरा आप भी बता दीजिए नेता के प्रदूषण की बात। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर सहीराम पहलवान जी जीतते हैं, जो विकास कार्य पिछले 20 साल में नहीं हुआ है वो 5 साल में हम उनसे करा के दिखाएंगे। 5 साल में करा के दिखाएंगे। बहुत सारे लोग खुश हो रहे हैं। आपको लगता है कि 5 साल में यहाँ विकास की वो गाथा बह जाएगी जो 20 साल में नहीं है? अभी तो ऐसा कुछ लगता जी, मैं सी ब्लॉक में रहता हूँ यहाँ लाल कुआं में। वहाँ की ये हालत है, जैसे तैसे करके बिजली के खंभे आए और बीजेपी वालों ने वो खंभे तक कटवा दिए। हम लोग खंभे कटवा दिए। कुछ और लोगों से हम बात करेंगे, हम सीधे पूछेंगे। आप इतने साल से यहाँ रह रही हैं, क्या देखा आपने? कितना विकास हुआ है और कितना विकास नहीं हुआ है? हाँ, कितना तो देखा। अभी तो थोड़ा पहले से थोड़ा अच्छा ही हुआ और होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए। मेरे को तो यही है, अभी होना ही चाहिए, आगे बढ़ चाहिए जी। और होना चाहिए। विकास कितना हुआ है? ये विकास इतना नहीं हुआ, अभी विकास बहुत बाकी रह गई है। बहुत बाकी है। कितना विकास हुआ है चाचा? भैया कोई विकास यहाँ नहीं हुआ है। नेता ऐसा चाहिए जो विकास करे। आपको 2 मिनट विकास की अपनी गाथा है। बिल्कुल। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर हम लेंगे। आसिफ बता रहे थे किस तरह से वहां स्थितियां बनी हुई है। जनता जब बोलती है, हिसाब मांगती है तो पसीने अच्छे अच्छों के छूट जाते हैं। सियासी समीकरण क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद में। सीरीज का फाइनल अभी बाकी। लेकिन महाजंग से पहले आपस में ही भिड़े कोहली और रोहित। टक्कर देखिए शाम 7:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। जनता अब हिसाब मांग रही है। एक बार फिर आसिफ का रुख करेंगे और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर सियासी समीकरण वहां पर कैसा है, मौजूदा विधायक से कितने खुश हैं लोग और क्या ऑप्शंस और हैं। ओवर टू यू आसिफ। बिल्कुल, मैं सीधे कुछ लोगों से पूछूंगा कि वहां पे विधायक जी के काम से कितने संतुष्ट हैं आप? विधायक जी के काम से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। विधायक जी ने जो इसमें निकाल रखा, मैं आपको ये वो भी दिखा रहा हूँ करके इस चीज के बारे में कि 25 करोड़ 40 लाख इस क्षेत्र के सीवरों के लिए जो पैसा पास हुआ है वो पैसा कहाँ है, मैं इस चैनल के माध्यम से सवाल उठाया है। बिल्कुल। तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र से एमएलए मतलब जो है रमेश बिदुड़ी जी हैं। पूरे इलाके के अंदर कोई विकास नहीं हुआ, सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं और पानी की। विधायक जी ने विकास नहीं किया है। कुछ जो होने वाले भावी विधायक जी लोग हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं कि कितना विकास करेंगे आप। देखिए साफ तौर पे यहाँ जनता है, ये सब जानती है कि कौन कितना अच्छा करने वाला है और कौन कितना बुरा, क्योंकि जो भी करना है यहाँ साफ तौर पे यही बात करनी होगी। और एक बात याद रखिए कि जो आप कमिटमेंट करेंगे उसको फुलफिल भी करना होगा। देखिए आम आदमी पार्टी, ये आम आदमी की पार्टी है, वो समस्या समझती है। मैं भी इसी ब्लॉक से रह रहा हूँ, हम भी ये समझते हैं कि क्या क्या समस्या है। ये मैं लिस्ट भी ला रखा हूँ और अगर आप मेरे को 1 मिनट का टाइम देंगे, बल्कि 1 मिनट बहुत ज्यादा है, आधा मिनट के अंदर आपकी मैं बात खत्म करूंगा। यहाँ पे बूंद बूंद तो पानी के लिए तरस रहे हैं और कोई भी यहाँ पे सीवर लाइनें नहीं है। वायदा तो बहुत हुए कॉलेज अस्पताल के, लेकिन कोई बना। वो तो देखिए, वो तो सब जनता का काम है। आप सिर्फ ये बताइए कि इनका सोल्यूशन ये है कि अगर हमें मौका मिलता है तो ये इनका सॉल्यूशन हमारा सॉल्यूशन है, क्योंकि बिल्कुल इनके तमाम जो मांग है, इनकी जो तमाम परेशानियां हैं, तमाम जो ये डिमांड कर रहे हैं, उसको फुलफिल करने के लिए क्या करेंगे? उसके फुलफिल करने के लिए हम जनता के साथ चल रहे हैं। हम जनता की जितनी भी परेशानियां हैं दूर करेंगे। अभी एक कहानी हुआ था लाल कुआं सी ब्लॉक में, जहाँ पर खंभे गिर गए थे, बिजली की इतनी परेशानी थी, तो वहाँ पे रमेश बिजड़ी जी ने
बिजली हम आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहते, माफी चाहेंगे साबिर साहब, ये राजनीतिक प्लेटफॉर्म नहीं है, इसलिए इसका उपयोग हम नहीं करने देंगे। हम सीधे तौर पे हम समस्याओं का हल चाहिए। देखिए जो इन्होंने बात कही है उस बात का जवाब दीजिए। इन्होंने कहा कि सीवर लाइन के लिए जो 25 करोड़ रुपए यहाँ पे सैंक्शन हुए थे उसका पता नहीं है। अगर आप होते हैं तो क्या ये माना जाए कि पारदर्शिता बरतेंगे आप अपने? बिल्कुल पारदर्शिता बनाऊंगा मैं। अगर 25 करोड़ रुपया आता है तो मैं ये कहूंगा कि 100 रुपए आपने घर से लगा कर मैं 25 करोड़ 100 रुपए की काम कराने। बहुत शुक्रिया। ये कह रहे 25 करोड़ 100 रुपए काम। देखिए ये जनता है, ये सब कुछ जानती है, यहाँ कुछ भी हाइड नहीं है, कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। अगर आप करने के वादे अगर आपके सच्चे होते हैं, आप करने के इरादे सच्चे होते हैं तो ऐसी ही तालियां मिलती हैं। और जब आपसे परेशानियां होती हैं तो गुस्सा भी साफ नजर आता है। कुछ यूथ भी हैं, आप युवा हैं, क्या लगता है आपको कितनी डिमांड है आपको अपने विधायक से और कितना विधायक जी ने काम किया? अभी जो हमारे विधायक जी है उन्होंने कुछ भी काम नहीं करा है और ना ही हमें उनसे उम्मीद है कि वो कुछ काम कर पाएंगे, क्योंकि उम्मीद नहीं है उनसे। कुछ और लोग हैं, कुछ और लोगों से हम पूछ लेते हैं। आप बताइए, बहुत देर से आप सवाल करना चाह रहे हैं, बताइए। हाँ जी, मैं इस कॉलोनी में चेयरपर्सन हूँ RWA का जी। मैंने 13 साल पहले 10 लाख रुपए लगा के सीवर डाला था। हमारे वर्तमान विधायक जी कहते हैं कि इसको उखाड़ के मैं डालूंगा। हमने ये कहा कि ये सड़कें बनाओ जिनसे 11 साल हो गए एक दफा सड़क नहीं बनी, तो उन्होंने वो जो बनी हुई चीज है उसको उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी मेरी बात यह है कि यहाँ सुरक्षा का एक इतना बड़ा मुद्दा है। औरतें यहाँ आदमी भी सुरक्षित नहीं है उस विधायक से। देखिए आप बताइए क्या लगता है आपको जिस तरह के आरोप? काम तो कुछ भी नहीं हुआ, बस काम हुआ तुगलकबाद जहाँ पे वो रहते हैं वही काम हुआ है। बाकी यहाँ पे विश्वकर्मा में नहीं हुआ, जहाँ प्रहलादपुर में नहीं हुआ और ना लालकुआं में काम हुआ। काम तो कहीं पे भी नहीं हुआ। ये तमाम सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब हम चाहते थे कि विधायक जी खुद यहाँ आकर दें और वो तमाम लोगों के सवालों का जवाब दें, लेकिन विधायक जी साफ तौर पे है कि इस सवालों के जवाब से बचते नजर आए और वो यहाँ नहीं मौजूद रहना चाहते थे, इसलिए वो यहाँ मौजूद नहीं है। लेकिन जो लोग सवाल उठा रहे हैं उनके जवाब इन्हीं लोगों से ले लें जो साफ तौर पर भावी विधायक के दौड़ में है और विधायक बनते हैं तो क्या करते हैं। लोग कह रहे हैं कि RWA जैसे संस्था को भी यहाँ काम नहीं करने दिया जाता है, यहाँ पे सुरक्षित लोग नहीं है, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद नहीं है, इसके लिए क्या करना चाहिए? वो इसके लिए ऐसा है, RWA भी जिम्मेवार है कि यहाँ के RWA के जो भी प्रतिनिधित्व करते हैं वो सारे उसके जो भी सत्ता में आता है, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे वो कांग्रेस का हो, वो उनसे मिल जाते हैं। RWA के लोग खुद उनसे मिल करके काम न होने देते हैं। देखिए ये देखिए ये ठीक है, ये दूसरा ऊपर नहीं, आप सीधे ये बताइए कि आप क्या करेंगे? हम सब कुछ वो करेंगे जो जनता चाहेगी। आप क्या करेंगे? बिल्कुल, जो जनता की समस्याएं बहुत सारी हैं उसमें कोई कमी नहीं छोड़ेंगे और कोई भी काम होगा तो जनता से पूछ के होगा और अगर जितना भी पैसा मिले। बिल्कुल। आपके विधायक जी बनेंगे तो क्या करेंगे? सारे विकास कार्य करेंगे, लेकिन बनते सबसे पहले C ब्लॉक में लाइट लगाने का काम और मुसलमानों के कब्रिस्तान का काम सबसे पहले किया जाएगा। वादे बहुत है, यहाँ साफ तौर पे माना जा रहा है कि बहुत सारी चीजें होंगी। ये जनता है, ये सब कुछ जानती है, इससे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। हम तुगलकाबाद में आए, तुगलकाबाद के तमाम लोगों से हमने बात की। हम चाहते हैं कि यहाँ की तमाम समस्याएं उनके विधायक उनके प्रतिनिधि तक को मिले। वो जो प्रतिनिधि हैं वो भी और जो प्रतिनिधि बनना चाहते हैं वो भी इन तमाम परेशानियों से रूबरू हो, इनकी समस्याओं को समझे और इनकी समस्याओं को समझकर इनका इलाज ढूंढें। हम चाहते हैं कि समयी लोगों की बातें जिस तरीके से हमने पारदर्शिता बढ़ती है, हमने सच का साथ दिया है, हमने सरोकार की बात की है, क्योंकि चैनल 1 सरोकार की बात करने के लिए यहाँ पहुंचता है, सच का साथ देने के लिए यहाँ पहुंचता है और वो जानना चाहता है कि आखिर जनता के मन में क्या चल रहा है। हम कुछ भी छुपाना नहीं चाहते, हम कुछ भी हाइड नहीं करना चाहते, हम सब कुछ साफ साफ दिखाना चाहते हैं, साफ साफ बताना चाहते हैं। इसीलिए आज हम तुगलकाबाद यहाँ पहुंचे और तुगलकाबाद में जिस तरीके से यहाँ तमाम लोगों के साथ पुलिस के महकमे की भी सपोर्ट मिली हमको इस कार्यक्रम कराने के लिए, इसके लिए भी हम उनका शुक्रगुजार हैं। हम उनके लिए शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और सभी साथ में जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, जितने भी लोग, चाहे वो प्रतिनिधि हो और चाहे यहाँ जनता जनार्दन हो, सभी को शुक्रिया अदा करते हुए हम इस कार्यक्रम को यही समाप्त करना चाहेंगे, क्योंकि वक्त की कमी है। माफी के साथ हम चाहेंगे कि इस कार्यक्रम को यही हम समाप्त करें। सिद्धार्थ, शुक्रिया आशिफ हमारे साथ जुड़ने के लिए, तुगलकाबाद से और हम तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए। एक बड़ी बुनियादी चीज हमें देखने को मिली जब आशिफ वहां पर थे, तो एक बात उन्होंने की गुंडागर्दी बहुत है। अमूमन दिल्ली जैसे इतने बड़े शाहीफाई शहर के अंदर अपराध बढ़ सकते हैं, पर गुंडागर्दी बढ़ना अपने आप के अंदर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर गुंडागर्दी कैसे बढ़ रही है। ये एक बहुत बुनियादी सवाल है और रमेश बिदुड़ी जी जो वहां के विधायक हैं उनके ऊपर भी बहुत बड़ा सवाल यह है कि क्या अब वो अपनी साख को आगे भी बचाकर रख पाएंगे? जो काम वो नहीं कर पाए थे, जो वादे वो नहीं पूरे कर पाए थे, क्या उन्हें पूरा करने के लिए
अब जनता उन पर भरोसा करेगी कि नहीं। और इस बार चूंकि सियासी समीकरण, चुनावी समीकरण बहुत ज्यादा बदल चुका है, हर तरह से आम आदमी पार्टी आ चुकी है, जेडीयू भी आ चुकी है, तो क्या इसका खामियाजा कहीं ना कहीं मौजूदा विधायक को उठाना पड़ेगा? ये सभी ऐसे सवाल है जिसका जवाब लगातार कुछ दिनों के अंदर जब मतदान होंगे तब पता चलेगा। तो फिलहाल हमारी पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।